हम बच्चे को बोलते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, उसको आता ही नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। डिवाइड करने को बोलते बोलते रिमाइंडर, तो उसे रिमाइंडर पता ही नहीं क्या होता है। तो ऐसे केस में हम सजेस्ट करते हैं कि आप एनसीईआरटी की तरफ जाओ। अपने सिलेबस को देखा, समझा, तो रोज तो आप इसको नहीं कर रहे होते हैं ना, लेकिन आप रोज सब्जी लेने जा रहे हो, रोज आप कपड़े खरीदने जा रहे हो, तो रोज वहां पे डिस्काउंट समझ में आ रहा है, वो कह रहा है इतने रुपए में ये चीजें मिलेंगी, तो वो टर्मिनोलॉजी आप डेली यूज करते हैं, इसलिए आपको लगता है कि यार ये चीजें तो मेरी डेली लाइफ में है, वो आसान लग रही होती है चीजें, ठीक है। लेकिन जब आप अलजेब्रा, ज्योमेट्री की तरफ जाते हो तो वो चीजें आसान क्यों नहीं लगती? क्योंकि कभी कभी आपने उनका नाम सुन रखा है। तो देखो, जो डर लगता है, बच्चे जो कहते हैं ना मुझे ज्योमेट्री में डर लग रहा है, तो डर का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है। अब दो रिजल्ट है ना, या तो आप पास हो गए या तो आप फेल हो गए। और अब यार देखो, गीता में भी तो यही कहा गया है कि हमारा अधिकार कर्म पे है। वो ये नहीं कह रहा कि फल की इच्छा मत करो, कह रहा फल पे आपका अधिकार नहीं है। तो बहुत फिलोसफिकल नहीं होते हैं, लेकिन मेरा बस ये कहना है कि हाँ, आप अपना अच्छा बेस्ट दो, वहां पे रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। कई बार क्या होता है, आपसे अच्छे बच्चों ने पेपर दिया तो वो आपका क्या नाम है, आपका कट ऑफ में नाम ही नहीं आया, वहां कट ऑफ ऊपर चली गई आपकी। आपने अच्छा किया, लेकिन बाकी बच्चे ने आपसे ज्यादा अच्छा कर दिया। लेकिन हाँ, चांसेस, सारा गेम प्रोबेबिलिटी का है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि वो कैलकुलेशन का पार्ट है कि भैया 10 सेकंड वेस्ट किया, हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा, आई विल डू इन द लास्ट, ठीक है ना। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे आपको जो करना है। और बाकी मैंने कहा ना कि देखो कुछ और मेथड लग रहा है क्या वहां पे, अगर लग रहा है तो वेल एंड गुड है। वो कई बार सब कुछ करने के बाद भी सॉल्व करना ही पड़ेगा। गणित यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने करियर का गोल ही चेंज कर दिया कि इस एग्जामिनेशन में या इस कंपटीशन में मैथ्स आती है, इस वजह से हमसे ना हो पाएगा, ये वाली फीलिंग उनके अंदर आती है और कुछ और कर रहे हैं लाइफ में। लेकिन जब सरकारी नौकरी की चाह जगी कि एक सिक्योर करियर चाहिए, तो फिर पाया कि लगभग एग्जामिनेशंस में मैथमेटिक्स पूछी जाती है। हालांकि उस मैथमेटिक्स का नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कोर मैथमेटिक्स नहीं पूछी जाती, जब बल्कि एप्टीट्यूड बेस्ड मैथमेटिक्स पूछी जाती है। और आज हमारे साथ हमारे गैलेक्सी क्लासेस के ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपने अपने चैलेंजेस डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी एसएससी बैंक या अदर वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उनको मैथ्स में किस टाइप के चैलेंजेस आ रहे हैं। एक एक करके उनके सवालों को आज हम डिस्कस करेंगे और उनके लॉजिकल आंसर हम विनोद सर के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आगे अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ आज अमित हैं, सोनू हैं और निखिल हैं। आप लोग जो भी मैथ्स में दिक्कतें फेस कर रहे हो, जब आप तैयारी कर रहे हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने की आपको कोशिश करता हूँ। तो सर मेरा पहला डाउट है, जैसे कि कोई अगर बच्चा स्टार्टिंग से बिगनर है जो, वो कैसे करेगा? देखो, अगर कोई बच्चा बिगिनर है, अब डिपेंड करता है, दो तरह के बच्चे होंगे। एक होगा जो क्लास 12 तक मैथ्स जिन्होंने पढ़ी है, और एक बच्चा होगा जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है। देखो, सबसे पहले मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि जैसे अगर आप किसी नए शहर जाते हो तो सबसे पहले घूम के आओ शहर में आप प्रॉपर तरीके से। तो मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहले आप सिलेबस को उठाओ, आप देखो और समझो कि क्या क्या चीज़ें करनी है आपको, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं। हो सकता हो क्लास 12th में आपने लिमिट पढ़ी हो या फिर इंटीग्रेशन पढ़ा हो, उसका कोई यूज़ नहीं यहाँ पे अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले अपने सिलेबस को समझो कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। अब उसके बाद आप देखो, यहाँ पे देखो बच्चों में गलतियां क्या करता है, बच्चा आके सबसे पहले क्वेश्चन पे टूट पड़ता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं फिर आप क्वेश्चन पे जाओ, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आपको उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन क्या रहता है बच्चों को कि आप जब भी क्लास ज्वाइन करो तो सबसे पहले आप ये देखो क्या आप मैथ्स की बेसिक चीजें कर पा रहे हो कि नहीं। कई बार हम बच्चे को बोलते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, उसको आता ही नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। डिवाइड करने को बोलते बोलते रिमाइंडर, तो उसे रिमाइंडर पता ही नहीं क्या होता है। तो ऐसे केस में हम सजेस्ट करते हैं कि आप एनसीईआरटी की तरफ जाओ, अपने सिलेबस को देखा, समझा, अब आप अपने आप को एनालाइज करो कि क्या बेस दिक्कत है। अगर बेस में दिक्कत है तो सबसे पहले आप बेस को सही करो, उसके लिए एनसीईआरटी बुक्स बेस्ट हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा बेस ठीक है, नाउ यू कैन गो फॉर द क्लासेस। और सबसे पहले वहां पे क्वेश्चन के ऊपर मत टूटो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो। आपने मान लो रेशियो उठाया, अब उस रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मैं उस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से आप यही पूछो। अब जब वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया,
फिर क्वेश्चन की तरफ जाओ। जब क्वेश्चन भी सारे कर लिए तब अंत में आता है कि भैया मैं शॉर्टकट इसका कुछ जानता हूं क्या। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं क्लास में आपको शॉर्टकट ना दूं तो आपको सर आपने शॉर्टकट ही नहीं बताया। लेकिन शॉर्टकट सबसे अंत में आता है, पहले कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब हो गया देन यू कैन गो फॉर द शॉर्टकट। तो ये तरीका होना चाहिए कि भाई आप पहले सिलेबस को जानो, पेपर देखो, अपने आप को एनालाइज करो, फिर देखो कि एनसीईआरटी पे जाना है या फिर हो जाएगा तो फिर आप क्लासेस में जाओ, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझो, फिर पेपर लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, फिर लास्ट में आप शॉर्टकट की तरफ जाओ। ये आपका पूरा प्रोसेस होना चाहिए। सर मेरा डाउट ये है कि जैसे मॉक टेस्ट जब देते हैं तो उसकी डीप एनालिसिस कैसे करें, जो गलती हाँ होती देखो, है। मॉक टेस्ट बिल्कुल आप जब दे रहे हो तो उसके एनालिसिस के कई सारे तरीके होते हैं। कई बार बच्चा, देखो हर जगह ना क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाला डिबेट है कि ज्यादा मॉक देने चाहिए या कुछ ही मॉक दे लेकिन अच्छे से एनालिसिस करें। तो मेरा मानना एक बैलेंस बना के, ट्रेड ऑफ बना के चलना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि हाउ टू द आर्ट ऑफ गिविंग मॉक, तो वो आप देख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि जब भी आप कोई मॉक दो तो उसका एनालिसिस, अगर 1 घंटे का मॉक दे रहे हो तो कम से कम 3-4 घंटे लगाओ उसको एनालिसिस करने पे कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां पे आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, कौन सा ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आप ज्यादा समय ले रहे हो, क्या कुछ एक पैटर्न निकल के आ रहा है। जैसे आप 4-5 मॉक एनालिसिस करोगे ना, आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि यार नंबर सिस्टम में जब ये वाला क्वेश्चन आता है तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है इसको करने में, कर तो ले रहा हूं मैं लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब कि आपको उस टॉपिक में दोबारा से रिवीजन करने की जरूरत है। आपको देखना है क्या कोई शॉर्टकट मौजूद है उसका कि नहीं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप कर ही नहीं पा रहे होगे, हो सकता है CISI में कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसको आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब उस टॉपिक को आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत है, तो आप दोबारा जाके उस टॉपिक को पढ़ रहे होगे। तो वो एनालिसिस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और स्टेप बाय स्टेप ही होना चाहिए। तो 2 तरह से आप देख सकते हो। पहला तरीका ये है कि भाई देखो टाइम कहाँ ज्यादा ले रहा है, उस टॉपिक को जाके दोबारा से रिवाइज कर लो। दूसरा ये है कि जहां पे आप टाइम तो ले ही रहे हो पर कर भी नहीं पा रहे हो आप उस क्वेश्चन को, मतलब वहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो और अपने मॉक को एनालाइज कर सकते हो। एक पैटर्न भी आपको मिल जाएगा विद, अब जैसे 10 मॉक आप करोगे आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि यहाँ मैं गलतियां कर रहा हूँ, इस तरीके से मुझे ये टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो फॉर एग्जाम्पल आप पेपर में, कौन सा सेक्शन पहले करें कौन सा बाद में करें, तो वो सब चीजें आपको एनालिसिस से समझ में आ रही होंगी। तो वो आपको बैठना ही पड़ेगा मॉक लेके। तो मैं सजेस्ट करता हूँ 1 घंटे का मॉक दो, 2 घंटे आप उसका एनालिसिस करो। सर जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब में ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है, जैसे मुझे भी है। तो उन चीज़ों को मतलब पहले हमें उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर हमें बेसिक अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके चलना चाहिए? अब देखो, मैं तो ये कहूंगा कि जैसे आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई पहले अर्थमेटिक करें या पहले अलजेब्रा, ज्योमेट्री जहां पे डिफिकल्टी है। अब इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है, दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर लो कि जैसे पहले आप कॉन्फिडेंस आप गेन करो कि भाई आपने अर्थमेटिक थोड़ा सा आसान इसलिए लगती, देखो अर्थमेटिक आसान है क्यों, क्योंकि डेली लाइफ में यूज कर रहे हो ना। आप दुकान पे जा रहे हो, कहेगा भाई डिस्काउंट दे रहे हैं 20% का, तो आपने सुन रखा है उन टर्म को, ठीक है ना। अब ज्योमेट्री में जब वो एंगल की बात करता कहीं यूज ही नहीं कर रहे होते, हम लोग कर भी रहे होते हैं तो इतना हिडन फॉर्म में कर रहे होते, डायरेक्ट यूज नहीं समझ में आता उसका। अब मैं कहूँ ये घनाभ है या खेत है, मान लो उसको माप रहे हैं, तो रोज तो आप इसको नहीं कर रहे होते हैं ना, लेकिन आप रोज सब्जी लेने जा रहे हो, रोज आप कपड़े खरीदने जा रहे हो, तो रोज वहां पे डिस्काउंट समझ में आ रहा है, वो कह रहा है इतने रुपए में ये चीजें मिलेंगी, तो वो टर्मिनोलॉजी आप डेली यूज करते हो, इसलिए आपको लगता है कि यार ये चीजें तो मेरी डेली लाइफ में है, वो आसान लग रही होती है चीजें, ठीक है। लेकिन जब आप अलजेब्रा, ज्योमेट्री की तरफ जाते हो तो वो चीजें आसान क्यों नहीं लगती, क्योंकि कभी कभी आपने उनका नाम सुन रखा है। तो देखो, जो डर लगता है, बच्चे जो कहते हैं ना मुझे ज्योमेट्री में डर लग रहा है, तो डर का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है। तो जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और वही कॉन्फिडेंस उस फियर को किल कर देगा। तो मैं बच्चों को कहता हूं कि भाई देखो, आप जब भी अलजेब्रा, ज्योमेट्री या मेंसुरेशन जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, टाइम दो उन टॉपिक को, ठीक है ना। जब तक आप उनको टाइम नहीं दोगे तब तक वो टॉपिक आपको, सीधी सी बात है यार कि मैं आपको कहूं कि भाई दिल्ली में आप जाओ ये काम करके आओ, तो सबसे पहले दिन जाओगे आपको समझ में नहीं करना क्या है, लेकिन आप वहीं रहने लग जाओ। आप सब मान लो अगर बाहर से दिल्ली मुखर्जी नगर या करोल बाग रहने आए होगे, तो जब पहले दिन आए होगे सारी गलियां आपको नहीं याद होंगी ना, कौन सा शॉर्टकट है, कहां से जाना है, लेकिन आप 1 महीने बाद आपसे पूछो तो आपको सारे शॉर्टकट पता होंगे।
तो प्रॉब्लम क्या, बच्चा हार मान लेता है, टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है। और जानते हो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ज्योमेट्री का, मेंसुरेशन का, कि आप आज भी उठा के देखोगे तो क्लास 10th वाले क्वेश्चन ही आ रहे होते हैं, नए क्वेश्चन नहीं पूछ रहा होता है। अर्थमेटिक में तब भी एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, लेकिन हायर मैथ्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जो क्लास 9th में है आर.डी. शर्मा में, क्लास 10th एनसीईआरटी में है, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ रहे होते हैं। तो उसका तरीका सिर्फ वही है, प्रैक्टिस ज्यादा करो, समय दो उसको। जितना ज्यादा आप समय दोगे उतना ही ज्यादा उन टॉपिक को जानोगे, और उतना ही आपके अंदर फियर जो पार्ट, जैसे कहते मैंने कहा ना कि नॉलेज आएगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपका फियर भी वहां पे खत्म हो रहा होगा। तो डरना नहीं है। अब पहले करना है कि बाद में करना, तो मैं कहूंगा पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर लो अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में जब कॉन्फिडेंस आपका गेन हो जाएगा, फिर आप जाओ थोड़ा, क्योंकि अब मान लो कोई बच्चा है इसकी मैथ्स वीक है, अब उसको मैं पहले दिन ही ज्योमेट्री पढ़ा दूं तो थोड़ा सा उसका मोराल डाउन हो जाएगा। लेकिन मान लो मैं एक ऐसा टॉपिक कराया जहां पे उसको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लग गया, मान लो परसेंटेज कराया या नंबर सिस्टम में कोई सिंपल सा टॉपिक ले लिया, तो उसको थोड़ा सा आसान, अच्छा ठीक है कॉन्फिडेंस आया, फिर धीमे धीमे प्रैक्टिस करते करते वो ज्योमेट्री भी कर लेगा। लेकिन तरीका जैसे मैंने कहा, आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो जाएगा वो टॉपिक ऐसा। सर थियरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे करें हम? थियरी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब, जैसे लेंदी क्वेश्चन हो। देखो वो मैंने कहा ना कि सारा गेम वही है कि कैसे का आंसर वही है कि देखो सबके बेस में अगर आप जाओगे तो एक ही चीज पाओगे। जैसे अभी बच्चा कहता है कि सर पेपर डिफिकल्ट आया, सिंपल आया, तो मैं कहता हूं यार कि जो अच्छा बच्चा है उसके लिए मोर लेस सेम चीज है। ग्राउंड देखो, कंपटीशन वही रहने वाला है, कंपटीशन इज नॉट गोइंग टू चेंज। पेपर डिफिकल्ट आएगा तो कट ऑफ कम हो जाएगा, सिंपल आएगा तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, लेकिन जो अच्छा बच्चा होगा वो चाहे टफ आए चाहे सिंपल है वो अच्छा ही रहेगा। और वो अच्छे बच्चे की डेफिनेशन क्या है, मैथ्स में अच्छे बच्चे की डेफिनेशन जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर यार लेंदी क्वेश्चन भी तो है, तो क्वेश्चन ही ना, पूछ तो परसेंटेज के बारे में ही रहा होगा ना, पूछ तो रेशियो के बारे में ही रहा होगा ना। प्रॉब्लम लेंदी क्वेश्चन से नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि क्या उसके कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं आपको। अगर कॉन्सेप्ट पता है आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। तो जब भी किसी क्वेश्चन को देखो ना, तो आंसर निकालने की तरफ मत जाओ। आंसर ठीक है यार, क्योंकि हो सकता हो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आए, हो सकता हो ना भी आए, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो मैं बच्चों को इसलिए हमेशा कहता हूं कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को देख रहे हो तो सबसे पहले अपने आप से पूछो कि क्या इस क्वेश्चन को मेंटली मैं सॉल्व कर पा रहा हूं। क्या मेंटली सॉल्व करने का मतलब, क्या मैं 4-5 स्टेप बढ़ पा रहा हूं, क्या मैं समझ पा रहा हूं कि कैसे बढ़ना है। अगर बढ़ पा रहा हूं तो फिर मैं उस क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। और जैसे मैं सजेस्ट भी करता हूं बच्चों को, जैसे मतलब क्लास में हमने कोई चीज पढ़ाई, अब बच्चे ने परसेंटेज पढ़ा, घर गया क्वेश्चन पे टूट पड़ा, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज ही नहीं किया। मैं सजेस्ट करता हूँ आप घर जाओ, पहले आप देखो कि जो चीज हमने पढ़ाई क्लासरूम में, क्या आप उसको समझ पा रहे हो कि नहीं। क्या आप, मैंने कहा परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया हमने, अब पहला क्वेश्चन है क्यों चेंज किया भाई, क्या जरूरत आन पड़ी है, क्यों हम चेंज कर रहे हैं, या चेंज कर रहे हैं तो लॉजिक क्या है वहां पे। क्या अपने आप से आप ये क्वेश्चन पूछ पा रहे हो, और अगर पूछ पा रहे हो, आंसर दे पा रहे हो, तो आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाओगे और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। तो लेंदी क्वेश्चन को मैं यही कहूंगा कि वो भी क्वेश्चन का ही पार्ट है, ठीक है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब अगर एक लाइन में आप आंसर पूछे तो मैं कहूंगा प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चन की। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सॉल्व कर ले जाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और कई बार तो जानबूझ के दे देता है, पता चल रहा है आंसर केवल लास्ट लाइन में है। आप समझ रहे हो ना, आंसर सिर्फ लास्ट लाइन में है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल दूं, मैं अभी एक सीसेट का पेपर देख रहा था, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि एक व्यक्ति जो है पहले 8 मोबाइल खरीदता था, कुछ धनराशि में अभी कुछ डिस्काउंट मिला, वो 10 मोबाइल खरीद ले रहा है, ठीक है ना। तो उसने काफी लेंदी क्वेश्चन दिया, फिर पूछा बताओ इसमें कितने का डिस्काउंट है, ठीक है। अब यार इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि 8 खरीदने पे 2 फ्री मिल रहा है, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं भाई, 8 खरीदा 2 फ्री मिले, यही तो हुआ ना कि पहले वो 8 खरीद रहा था, अभी उसको 2 चीजें फ्री मिलने लगी, लेकिन मैंने उसको लैंग्वेज में दे दिया, ठीक है ना। लेकिन आप ये चीजें कब पकड़ पाओगे, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आपने प्रैक्टिस कर रखी है क्वेश्चन की। तो अगर प्रैक्टिस नहीं की, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, तो फिर आप इसको पकड़ ही नहीं पाओगे। तो वो लैंग्वेज सिर्फ इसलिए देता है चेक करने के लिए कि भाई आपने क्या बस रट के आए हो क्या, क्योंकि ये तो बहुत से लोग रट लिए होंगे कि 8 खरीदो 2 फ्री मिलेगा, तो 2/10 कर दो इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों 10 किया, क्यों 8 नहीं किया, आप समझ रहे हो ना इस चीज को। तो वो जिस दिन अपने आप से क्वेश्चन आपने पूछना चालू किया,
मैथ सिंपल हो जाएगी आपकी। नहीं पूछोगे तो वो तो भाई डिफिकल्ट रहेगा ही रहेगा। ठीक है। सर जैसे सेम क्वेश्चन में मल्टीपल चैप्टर्स के एक ही क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उसको टैकल कैसे करें? जैसे रेशियो और परसेंटेज एक ही क्वेश्चन में मिक्स करके बना। जैसे मान लो आप ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो कि एक ही क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं, ये पूछना आप चाह रहे हो, या आप पूछ रहे हो कि 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चन बना दिया गया? नहीं, एक ही क्वेश्चन में जैसे 2-4 चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिला के बना दिया। अच्छा, मतलब एक क्वेश्चन है। जैसे एक चीज तो ये हो गई कि एक ही क्वेश्चन को मैं 2 तरीके सॉल्व कर सकता हूँ कि भाई परसेंटेज से भी कर सकता हूँ, रेशियो से भी कर सकता हूँ। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई मैं किस अप्रोच के साथ वहां पे जाऊं। तो आप ये पूछना चाह रहे हो, यही पूछना चाह रहे हो? ठीक है। देखो, पूरा जो अर्थमेटिक है अगर मैं उसको समझने की कोशिश करूं तो पूरे अर्थमेटिक को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक अप्रोच होती है परसेंटेज वाली अप्रोच, एक अप्रोच होती है रेशियो वाली अप्रोच, और तीसरा कुछ क्वेश्चन ऐसे जो एलिगेशन से बहुत सिंपल तरीके से हो जाते हैं। ये पूरा अर्थमेटिक का सार है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे क्वेश्चन इवॉल्व हुए तो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि परसेंटेज से बहुत आसानी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि कभी भी परसेंटेज की जो वैल्यू अगर वो इंटीजर में दे रखी है, जैसे कि 12%, 15%, 17%, तो मैं बच्चों कहता हूं कि जो आपको x मानते हो उसकी जगह 100 मान लो आप। ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्योंकि परसेंटेज में आप सॉल्व कर रहे हो तो वो क्वेश्चन यहां पे आसान हो जाएगा। लेकिन जब परसेंटेज की वैल्यू डेसिमल में दे रखी है 14.27, 16.66%, अब इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि परसेंटेज से सॉल्व नहीं कर सकते हो, बट बहुत समय लेने वाला है ये। तो ऐसे के लिए हम क्या कहते हैं कि भाई आपको रेशियो वाले अप्रोच में चले जाओ, वो आसान हो जाता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि देखो, पूरे अर्थमेटिक को या तो परसेंटेज से पढ़ो या रेशियो से पढ़ो और थोड़ा बहुत एलिगेशन से पढ़ो। तो मैं ये कहता हूं कि भाई आप कोई एक अप्रोच में बेस्ट हो जाओ। जैसे मान लो मैंने कहा आप परसेंटेज अप्रोच में बहुत अच्छे हो गए। अब क्या है, जो रेशियो वाले अप्रोच है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे रेशियो वाली चीज लग रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा जब परसेंटेज की वैल्यू डेसिमल में दी है तो आप रेशियो में अप्लाई कर दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि 2 इंक्रीमेंट करना है, एक 12% का, एक 15% का सक्सेसिव इंक्रीमेंट। अब अगर आप यहां पे रेशियो वाले अप्रोच लगाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, डिफिकल्ट मतलब टाइम लेगा। लेकिन अगर मैं यहां परसेंटेज वाली अप्रोच लगाऊंगा या AB फॉर्मूला लगा दूंगा, तुरंत हो जाएगा मेरा ये क्वेश्चन। तो है क्या बेटा कि ये चीज ना, मैं बस ये कहता हूं कोई एक अप्रोच में एकदम 100% बढ़िया कर लो और सेकेंड वाली अप्रोच को ऐसा कर लो कि जहां पे एप्लीकेबल हो रहा हो वो निकाल लो आप वहां पे। आ रही बात समझ में कि नहीं? जैसे मान लो 960 का 37.5% निकालना है। अब ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर परसेंटेज में, मुश्किल मतलब दिक्कत, टाइम लगेगा ना। लेकिन अगर मैं रेशियो में जाऊंगा 3/8 × 960 निकल जाएगा खट से यहाँ पे आपका। तो है क्या कि दोनों अप्रोच को जानो, एक में बहुत अच्छे हो जाओ, दूसरे अप्रोच को इतना जान लो कि जिससे कि आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आपको वो दिक्कत ना आए। तो वो हम तरीके बताते हैं क्लासरूम में कि भाई कुछ कुछ जगहों पे आपको जहां पे, जैसे मैंने कहा ना कि किस वैल्यू कैसे दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप वो अप्रोच लगा दो। देखो जनरली बताऊं, थंब रूल ये है कि आप लोग के लिए परसेंटेज अप्रोच काम कर जाती है। रेशियो वाली अप्रोच जब आप कैट लेवल के क्वेश्चन पे जाते हो तो वहां ज्यादा लग रही होती है। लेकिन अभी क्या है, सब मिक्स हो गया है। परसेंटेज को अब हम लोग भी या सारे लोग यही करते हैं, परसेंटेज को तुरंत चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, फिर वो रेशियो अप्रोच की तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन मैंने पाया कि बच्चा बहुत कंफर्टेबल होता नहीं है उस अप्रोच में। तो वो खैर अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको समझ में, देखो रेशियो अप्रोच बेहतर इसलिए है क्योंकि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, वहां पे बड़ा तुरंत हो जाता है। लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट तो है। अगर समझ पा रहे हो तो भाई बिल्कुल जाओ, लेकिन अगर नहीं समझ पा रहे हो तो परसेंटेज अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे आप वहां पे। तो इस तरीके से आप देखो कि एक अप्रोच में 100% सही हूं मैं बिल्कुल बढ़िया से, दूसरे अप्रोच में, और एक ही अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप परसेंटेज अप्रोच से कर रहे हो तो 70-80% क्वेश्चन उसी सॉल्व करो। 20% क्वेश्चन जहां पे लग रहा है कि नहीं भाई मुझे कोई और अप्रोच, जब आप घाल मेल कर देते हो ना कि यार एक को परसेंटेज से किया, अगले दिन किसी ने रेशियो बताया किसी फैकल्टी ने, अब उसको आपको लगा बड़ा आसान है तो इसको पकड़ लेता हूं, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, आप अगर परसेंटेज से करो तो उसी अप्रोच से करो, रेशियो से करो उसी अप्रोच से करो। फिर चूंकि जानते हो ना, कुछ क्वेश्चन मैंने कहा ना ऐसे हैं जो एक तरीके से सॉल्व बहुत अच्छे से हो जाएंगे, कुछ दूसरे तरीके से होंगे। अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं दोनों के, लेकिन आप किसी एक को पकड़ो और उसी से सॉल्व करो। और उसके बाद रेशियो वाले अप्रोच मैंने कहा कि जैसे थोड़ा सा
आप जब एक बार कंफर्टेबल हो तभी आप उस अप्रोच पे जाओ, अदरवाइज आप परसेंटेज अप्रोच की तरफ ही ज़्यादा जा रहे होंगे। तो सर जैसे कोई नया बच्चा अगर तैयारी में आता है तो फिर उसे टेबल वगैरह और स्क्वायर क्यूब और फ्रैक्शन वगैरह ये सब कहाँ तक याद करनी चाहिए? देखो अब ये तो यार याद होनी ही चाहिए, मतलब समझ रहे हो, जो कि एसएससी में या वनडे एग्जाम में आपने पाया कई बार कैलकुलेटिव पेपर भी बहुत ज़्यादा दे रहा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आपको ये चीज़ें मतलब याद होनी चाहिए, ठीक है ना। या फिर आपके पास ये ऐसे मेथड्स हो जो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आंसर निकाल लो, नहीं याद है मान लो मैं 27 का स्क्वायर नहीं याद है, लेकिन मैं कितनी जल्दी निकाल सकता हूं उसको। देखो सबसे बेस्ट तरीका तो याद हो, कम से कम मतलब 30 तक तो याद ही हो, ठीक है, 30 तक आपको स्क्वायर याद हो, ठीक है ना, क्यूब एटलीस्ट याद हो, ठीक है ना। जनरली 50 बोलते हैं हम लोग, लेकिन मिनिमम 30 तक तो हो ही हो। प्लस इसके बाद कैसे आप उसको और आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कितना कम समय में आप आंसर दे पाओगे वही डिसाइड करे कितना कम समय। पर जानते हो ना, मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि अगर आपके पास एक इनोवेटिव अप्रोच है, माइंडफुलनेस है, तो कई बार जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर निकालने के लिए 4-5 तरीके अपना सकते हैं। जैसे हम उसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, हम उसकी देख सकते हैं। कई बार मैं बच्चों को बोलता हूँ विच ऑप्शन इज करेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन द करेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या, जैसे मान लो हम कुछ स्क्वायर निकाल रहे हैं, 5 मान लो नंबर है, हमारा आंसर जो है वो आएगा 37 का स्क्वायर निकालने के बाद। अब 7 का जब आप स्क्वायर करोगे तो अंत में 9 आ रहा होगा। अब मान लो मैंने चेक किया एक ही ऑप्शन के अंत में 9 है फॉर एग्जाम्पल, तो अब यहां पे आप देखो कि यार अब वो जो ऑप्शन वही सही होगा। अब वो 379 होगा कि 479 होगा या 570, मतलब वो मतलब नहीं, अंत में 9 है बस। तो कौन से ऑप्शन के अंत में 9 है वो, कई बार बच्चा ना पूरा आंसर निकालता है, वो गलत होता है। उसे दिख गया 37 के स्क्वायर में लास्ट में 9 आना है, लेकिन अब वो पूरा आंसर निकालेगा, तो वो गलत है कहीं पे। मतलब आपने 37 का स्क्वायर देखा 9 आ रहा है, ऑप्शन देखा कौन सा सही, एक ही में ऑप्शन में 9 है। तो माइंडफुलनेस से भी बहुत सारे ऑप्शन से आप आंसर एक्चुअली निकाल सकते हो। तो कई बार बहुत सारे मेथड जरूरी होते नहीं हैं, लगते हैं, लेकिन मैंने कहा ना ये सब चीजें अंत में बात करते हैं हम लोग। आज मैं आपसे कहूंगा तो आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। अब इसे डिजिटल सम ही कॉन्सेप्ट है, सब लोग पढ़ाते हैं, सब बच्चे को अच्छा भी, वो जैसे जादूगर नहीं होता है, तो डिजिटल सम को मैं जादूगरी बोलता हूं। मैं क्लास में गया और मैंने जादूगरी दिखाई कि देखो ऐसा ऐसा किया, ये आंसर आ गया। आपको जादू खेल अच्छा लगा, आपने ताली बजाई, लेकिन आप एक बार क्लास में अपने दोस्तों यारों से पूछ के देखो कि भाई कितने लोग हैं जो डिजिटल सम को यूज करते हैं। आप पाओगे हार्डली 2-4% बच्चा होगा जो रियल में यूज करता हो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है उसकी। तो जादूगरी से एग्जाम नहीं निकलता है। जादूगरी से मैं आपको मतलब खुश कर दूंगा, भाई ठीक है यार ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ये आंसर निकाल रहे हो, ठीक है ना, लेकिन वो यार वर्कआउट नहीं। कब तक वर्कआउट नहीं, तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस करोगे तो डिजिटल सम से आंसर निकल जाता है वहां पे भी। तो ऐसा नहीं है कि वो कई बार आप ऑप्शन की मदद से भी आंसर निकाल रहे होते हो। तो अलग अलग तरीके, बाकी आप एटलीस्ट 30 तक या 30 के बाद जितना आप कर सकते हो उतना अच्छा, लेकिन 30 तक तो मिनिमम आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। सर जैसे आप बोले डिजिटल सम से, तो कभी कभी नहीं लगता है वो किसी ऑप्शन में डिजिटल सम, ड्रॉबैक है उसका। भाई हर चीज का मैंने कहा ना, कोई चीज परफेक्ट नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब आप कुछ देर तक मतलब कुछ जगहों पर लगता है, तो शॉर्टकट का मतलब समझो। आप 3 लोग बैठे हो सकता हो किसी एक के घर जाने का शॉर्टकट हो, बाकी 2 का ना हो। तो इसका मतलब ये है कि जिसके घर जाने का है वो शॉर्टकट ले ले, जिसके घर जाने का नहीं हो अपने तरीके से जाए, यही तो मतलब हुआ ना। लेकिन बच्चे को हर जगह शॉर्टकट चाहिए। अब इसी चक्कर में क्या है, फैकल्टी लोग ने भी क्या किया, जहां शॉर्टकट नहीं भी है वहां भी बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि बच्चे को भाई जैसी डिमांड होगी वही सप्लाई होगी। तो आपने इतना फोर्स कर दिया फैकल्टी को कि जहां फॉर्मूला नहीं भी लगना है वहां भी लगा दिया फॉर्मूला। जहां कॉन्सेप्ट वो मतलब है ही नहीं कोई चीज, मतलब वो आपको सॉल्व ही करना है, लेकिन रटा दिया वहां पे। क्यों? क्योंकि आप ही डिमांड करो सर शॉर्टकट दो शॉर्टकट दो। तो डिजिटल सम का ये है कि जहां लग पाएगा वही लगाओ, और अगर है शॉर्टकट तो भाई कर लो उसको, नहीं है शॉर्टकट तो भाई ठीक है आंसर निकालेंगे हम वहां पे। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि वो हर जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन जहां पे मिलेगा वो टाइम। भाई मैं कह रहा हूं मान लो 5 क्वेश्चन में आपने डिजिटल सम लगाया और आंसर मिल गया आपको, तो आपने कुछ सेकंड सेव किए ना आपने।
अब कौन सा नहीं 25 में लगाओ 30 में लगाओ, भाई नहीं पॉसिबल है वो चीज तो, ठीक है ना। 10 में लग रहा है ना, तो भाई उस 10 में लगाएंगे, बाकी में छोड़ देते हैं, कुछ और देख रहे होंगे वहां पे, तो वो चीज है वहां पे। सर जैसे अभी एसएससी का वेंडर चेंज हुआ है, तो उसको बच्चा अडॉप्ट कैसे करे? वेंडर चेंज हो तो अडॉप्ट, पता आप पूछ रहे हो जो क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है या नए क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। देखो वेंडर कोई भी आए, जैसे मैंने कहा ना कि अल्टीमेटली पूछेगा क्वेश्चन ही वो, ठीक है ना। तो अभी जैसे जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं, ठीक है ना, तो अगर हम उसको एनालाइज करें तो हमने पाया कि जैसे CISI हो गया, TSD हो गया, यहाँ पे वो कुछ लेंदी क्वेश्चन दे रहे हैं वो, ठीक है ना। वेंडर जो है लेंदी क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि यार कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला है। बस अगर आपको CISI आता है तो आप उस तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। और जो ट्रेंड वाली बात है कि मुझे कैसे मालूम चलेगा, तो वो ट्रेंड तो हम लोग बता ही रहे होते हैं। आप यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाते हैं कि भाई किस तरह की ज्यादा क्वेश्चन वो पूछ रहा है, उसी तरीके क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना चालू कर दो वहां पे। पर ये चीज समझो कि यार कोई भी वेंडर आ जाए, TCS आ जाए, कोई नया वेंडर, कुछ भी कोई भी आ जाए, द थिंग इज दैट कि भाई यार मैथ्स का बेसिक तो वही रहने वाला है ना। अगर आपने परसेंटेज में 10 टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो क्या करेगा, हो सकता हो 10 में कोई एक वेंडर जो इंडिविजुअल क्वेश्चन दे रहा है, कोई एक वेंडर से आपने कहा ना 2 कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन दे रहा है, कोई एक वेंडर जो 4 कॉन्सेप्ट को मिला के दे रहा है, लेकिन रहेंगे तो वही 3-4 कॉन्सेप्ट ही ना। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो वेंडर चेंज होने के यार ये सब नॉइस को दूर रखो। आधा बच्चा इसी में परेशान है क्योंकि इतनी नॉइस है, सर कैलकुलेशन कैसे करें, शॉर्टकट कितने याद कर लें, फॉर्मूले कितने याद कर लें। आप समझ रहे हो, ये सब मैं कहता हूं नॉइस है। और वो बच्चा ही सेलेक्ट होता है जो इन सब नॉइस से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपको समझ में आएगा यार कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना। कैलकुलेशन क्या मैं अवॉइड कर सकता हूं अगर मैं कुछ और चीजें जानता हूं तो। जैसे मैंने कहा ना डिजिटल सम यूज कर रहे हो आप, यूनिट डिजिट देख रहे हो आप, माइंडफुलनेस यूज कर रहे हो, तो कई बार आप कैलकुलेशन को अवॉइड 100% नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ कैलकुलेशन को आप अवॉइड कर दोगे। कॉन्सेप्ट जैसे आपको समझ में आएगा, आपको समझ में वेंडर से कोई मतलब ही नहीं आ रही है, तो कोई भी वेंडर आए क्वेश्चन तो मैथ्स का ही आने वाला है, ठीक है ना। आपने जैसे ही आप ऊपर पहुंचे आपको समझ में शॉर्टकट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। फॉर्मूला क्या है, जो आपने आंसर निकाला उसी को बस x मान के करते जाओ, अंत में जो आ रहा है वही फॉर्मूला बन गया। आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो अल्टीमेट एम क्या है कि यार जितना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे ना उतना आप पाओगे ये सब नॉइस थी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप जितना ही सतही लेवल पे बात करोगे उतना ही क्या बात करोगे आप, सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा। बेटा अल्टीमेट वही है, टॉपिक उठाओ, जो भी डाउट्स है उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। सर ने ये ही क्यों किया, x² 100 ही क्यों किया, x³ 100 क्यों नहीं किया, क्या मैं इसका आंसर दे पा रहा हूं? ठीक है, तो इस तरीके से आप जब क्वेश्चन पूछना चालू करोगे अपने आप से, अब जैसे मान लो हमने कहा कि भाई x% का इंक्रीमेंट है, तो अब बच्चा क्या करता है, उसको इंक्रीमेंट में भाई हम कहते हैं 100 + x/100 करो, 100 में इंक्रीमेंट तो हो रहा होगा। अब बच्चा समझ ही नहीं पाता कि 100 में क्यों ऐड कर रहे हैं सर यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब जैसे एकदम सिंपल सा है कि यार अगर मान लो मैंने कहा कि कोई चीज 75% से बढ़ गई तो अब कहते हैं 175% हो गई, तो क्या आप आंसर खुद से कर पा रहे कि 175% क्यों हुई, क्यों 100 में ऐड किया हमने? आप समझ रहे हो, कोई चीज 20% से डिक्रीज हुई तो 80% क्यों हो गई? तो अगर इन मतलब मैं कहता हूं बस बैठो इसी साथ खेलो कि इंक्रीमेंट हुआ तो क्यों ये किया, डिक्रीमेंट हुआ तो क्यों ये किया। जिस दिन आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछना चालू करोगे ना, बाकी सब नॉइस अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक बच्चा जिसका मैथ्स अच्छा, आपके फ्रेंड होंगे, मान लो किसी का मैथ्स अच्छा है, उससे जाके पूछना कि यार वेंडर चेंज में कोई इंपैक्ट पड़ा क्या, वो ये जरूर कहेगा हाँ कुछ पेपर डिफिकल्ट हुआ लेकिन सॉल्व हो जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अल्टीमेट ये सब चीजें एक क्रिएट की जाती है नॉइस आपके लिए, जिससे कि डिस्ट्रैक्शन बढ़े, ठीक है। तो इन सबसे कोई बहुत मतलब नहीं, अल्टीमेटली एक ही चीज फोकस करो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, प्रैक्टिस पे, मॉक पेपर पे हो जाएगा इतने आपका सिलेक्शन। सर जैसे एग्जाम्स में जब कोई बच्चा एग्जाम दे के आता है तो जो क्वेश्चन उसको आता है उसमें भी वो कुछ सिली मिस्टेक करके आता है, तो उस चीज को कैसे अवॉइड करें? सिली मिस्टेक का तो मॉक दो, जितना ज्यादा मॉक दोगे सिली मिस्टेक अवॉइड कर रहे होगे उतना ज्यादा। मतलब इसका एक ही तरीका है सिली मिस्टेक अवॉइड करने का, प्रैक्टिस करना, ठीक है ना।
एग्जाम्पल ले लो यार, अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, अब कोई बार बार स्लिप पे आउट हो रहा है तो क्या कहते हैं कि भाई उसे प्रैक्टिस कराता है कोच ना, कि उसको प्रैक्टिस करो वहां पे। हाँ, लेकिन एनालाइज वो क्या कर रहे हो सिली मिस्टेक आप, तो वो माइंडफुलनेस का जब आप करोगे तो वो हो जाएगा प्रैक्टिस में। मतलब ये ध्यान रखो कि जो सिली मिस्टेक आपने की है वो दोबारा ना हो, ठीक है ना। तो जैसे मान लो आपने कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया, कुछ आपने मान लो ए मार्क करना था बी मार्क कर दिया वहां पे जल्दबाजी में, तो वो सब सिली मिस्टेक आप मॉक में अवॉइड करो, वो अपने आप वहां दूर हो जाएगी। मतलब उसका मैं एक ही चीज बोलूंगा, मैक्सिमम मॉक दो, और जो गलतियां कर रहे हो उसको नेक्स्ट मॉक में मत होने दो, अपने आप धीमे धीमे आप पाओगे कि आप परफेक्ट हो गए। एक कराटे किड मूवी है, आपने शायद देखी, कराटे किड्स करके एक मूवी है, तो उसमें एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। उसमें एक बच्चा रहता है, उसको कुंफू सीखना रहता है, तो शायद अगर मैं सही से रिमाइंड कर पा रहा हूँ तो उसमें क्या रहता है कि वो बोलता है, जाता है सीखने के लिए, तो वो जो रहता है उसका कोच वो बोलता है कि आप एक शर्ट लो, उसको आप दीवार पे ऐसे मतलब उसको टांगो, फिर उसे उतारो, इस तरह से करते रहो। वो बच्चा करता रहता है डेली उस चीज को। अब उसको लगता है मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा यार यहाँ पे, मैं तो डेली बस शर्ट को ऐसे कर रहा हूँ, नीचे उतार रहा हूँ। एक दिन उसको लगता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है बच्चा, वो कहता है मुझे कुछ सिखा ही नहीं रहा कोच मेरा, मैं जा रहा हूँ। तो कोच अगर फाइट करता है तो वो पाता है कि उसका हाथ अपने आप चलने लग गया वहां पे। आप समझ रहे हो ना। तो दिस इज व्हाट द प्रैक्टिस विल डू विद यू। वो प्रैक्टिस आपके माइंड के साथ यही करता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो यार हमें इंग्लैंड मैच खेलने जाना है, अब हम इंग्लैंड में जाके तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना, हम प्रैक्टिस यही करेंगे, लेकिन हर शॉट की हर तरह के, कई बाउंसर फेंक रहे हैं, कभी कुछ करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बल्ला अपने आप चलता है वहां पे। आप समझ रहे हो। तो वही चीज आपके साथ है कि आपको कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो, अपने आप एग्जाम में वो चीजें हो रही होंगी, वो सिली मिस्टेक अवॉइड हो जाएगी। वो सब लैक ऑफ प्रैक्टिस है, उसका और कोई सलूशन नहीं है कि आपको और कोई सलूशन मिल रहा होगा। सर जैसे अभी एमसीक्यू से मतलब क्वेश्चन दिया है तो उसे ऑप्शन से कैसे उठाएं? अब ये तो जैसे मैंने कहा ना कि ऑप्शन से जैसे उठाने का मैंने कहा 2-3 तरीके हैं आपके पास। जैसे आप एक बार देख सकते हो कि क्या मैं यूनिट डिजिट की मदद से कर सकता हूँ, क्या डिजिटल सम कर सकते हैं क्या आपको। प्लस जैसे मैंने कहा ना, जैसे मैं बच्चों को एक चीज बताता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन देखना है, मान लो ऑप्शन चेक करना है, तो उसमें सबसे पहले देखो, अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो चारों ऑप्शन के सही होने की, अगर आपको कुछ नहीं पता तो चारों ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है भाई, कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है। तो सबसे पहले वो ऑप्शन चेक करो जिसके अंत में 0 दिया है। अगर 2 0 है तो उसको और पहले ले लो, 4 0 है तो उसको और पहले ले लो। आप समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले वो चेक करो आप। फिर सेकेंड लेवल पर देखो जिसमें 5 दे रखा है, क्योंकि ये चेक करना आसान हो जाता है इसमें। अगर किसी के अंत में 5 है तो उसको चेक करो, 0 के बाद प्रेफरेंस दोगे आप 5 वाले ऑप्शन की। देन अर्थमेटिक में कई बार क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूं बीच वाला ऑप्शन चेक करो। जैसे मान लो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 10 15 20 25। अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये तो मैं 15 लूंगा चेक करूंगा, ये तो मैं 20 चेक करूंगा। मैं कभी भी 10 और 25 पहले चेक नहीं करूंगा। क्यों? मान लो मैंने 15 चेक किया, अब मान लो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कि भाई जो चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे ये तो मैं मतलब एक ट्रेंड सेट हो जाएगा, ये तो मुझे इसके ऊपर जाना है और ये तो मुझे इसके नीचे जाना है। अगर मान लो मैं डिसाइड कर पाया कि भाई आंसर 15 से ऊपर नहीं हो सकता, तो 15 मैंने चेक ही कर लिया, अब केवल एक ही ऑप्शन बचा 10, तो वही सही आंसर हो जाएगा, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मालूम चल गया कि भाई आंसर 15 से ऊपर ही आएगा, रखने के बाद में दिख गया, अब क्या कर सकता हूं मैं, मतलब 10 को मुझे चेक नहीं करना है। तो वो क्लास में हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो बात भी कर रहे होते हैं कि कौन से ऑप्शन को आपको चेक करना, और बीच का ऑप्शन उठाओ, वहां से एक ट्रेंड पकड़ो कि भाई इसके ऊपर जाना है ऑप्शन में या इससे नीचे आंसर होगा। तो वो आपको एक हेल्प कर देता है। कई बार आप ऑप्शन वहां पे एलिमिनेट कर देते हो, लेकिन डिजिटल सम मदद करता है। लेकिन मैंने कहा ना, डिजिटल सम वो जादूगरी है जो देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन जब सीखनी पड़ती है, खुद करनी पड़ती है, तो हम नहीं कर पाते। क्योंकि हम कभी, आप बताओ आपने डिजिटल सम पढ़ा है? क्लास में भी नहीं हुआ, पढ़ा है? कितनी बार लगाया क्वेश्चन में आपने? एक बार भी नहीं लगाया। जिस दिन क्लास हुई होगी उस दिन भले लगाया हो क्लास में, क्योंकि फैकल्टी बता रहा है, आपको दिख रहा है वो चीज, लेकिन उसके बाद आपने कभी उस चीज को नहीं लगाया होगा। और इसीलिए डिजिटल सम मैंने कहा ना, वो जादूगरी के सिवा कुछ और है नहीं। तो बेटा मतलब ठीक है, अगर प्रैक्टिस कर सकते हो उस पर तो करो, और अगर लगता है कि नहीं यार डिजिटल सम पर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तो फिर आप कुछ और तरीके ट्राई करो, लेकिन हो जाते हैं ऑप्शन से। तो जैसे मैंने कहा ना, बीच का ऑप्शन उठा के आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो वहां पे। सर मैथ्स के PYQ कितने साल तक के करने चाहिए? साल का तो कोई आंसर है नहीं, मतलब घूम घुमा के वही चीजें पूछ रहा होता है, ठीक है ना।
तो 4-5 साल तो कर ही लो कम से कम, मतलब मिनिमम तो आप इतना तो एक बार ट्राई कर ही लो। प्लस एक बार ये भी देख लो कि जैसे आपने कहा ट्रेंड वाला आपने पूछा था, तो कुछ नया क्या आ रहा है क्या, अगर आ रहा तो हम उस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, बस ये है। क्योंकि कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, लेकिन हम उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मैंने कहा ना कि अभी एक ट्रेंड है कि भाई CISI में लेंदी क्वेश्चन दे रहा है वो, ठीक है ना, जो अभी नया वेंडर है, तो हम उस तरह की क्वेश्चन, तो आप हमें बुकलेट में मिल जाएगा आपको, जो बुकलेट में टाइप 2 टाइप 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, हमने वहां पे लेंदी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को अगर ट्राई कर लोगे तो हो जाएंगी चीजें, ऐसा नहीं है कि वहां पे नहीं हो पाएगा वो चीज। सर मॉक टेस्ट में जो है एक वक्त पे आके सर मार्क्स स्टक हो जा रहे हैं, उसको फिर कैसे बढ़ा सके? आप फिर वहां पे हेल्प लो, फैकल्टी की हेल्प लो, क्योंकि एनालाइज करना पड़ेगा एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, समझ रहे हो ना। जैसे मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने एनालाइज किया था, तो मैंने पाया वहां पे कि जो बच्चे के साथ दिक्कत है वहां पे, वो दिक्कत क्या है कि उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, कई कई जगहों पे कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को उसने नहीं किया हुआ है, तो वो चीज़ें फिर मैंने उससे जब बात की, समझाया उसको, तो फिर उसके मार्क्स वहाँ पे इम्प्रूव होने चालू हो गए थे। तो या तो आप खुद से एनालाइज करो कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, और या तो फिर आप अपने फैकल्टी से, अपने मेंटर से बात करो और वहाँ पे कोशिश करो एक निकालने की भाई एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो वो आपकी सॉल्व हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है ना। आई विल सजेस्ट कि आप एक्सपर्ट की हेल्प लो यहाँ पे, क्योंकि वो कई बार स्टक हो जाते हो, आप नहीं समझ पाते एग्जैक्टली क्या करना है, तो वहाँ पे आपका मेंटर आपको बता पाएगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो आप वहाँ पे। सर जैसे किसी का मॉक में अच्छा मार्क्स आ रहा है, वो पेपर में पर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब अब ये तो देखो मैंने कहा ना कि यार अच्छी प्रैक्टिस के बाद भी आदमी 0 पे आउट हो सकता है, लेकिन देखो एक चीज समझो, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ कि भाई आप मॉक नहीं दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तब कंफर्म मान के चलो कि पास नहीं हो पाओगे। आप मॉक दे रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तो अब 2 रिजल्ट है ना, अब 2 रिजल्ट है ना, या तो आप पास हो गए या तो आप फेल हो गए। और अब यार देखो गीता में भी तो यही कहा गया है कि हमारा अधिकार कर्म पे है, वो ये नहीं कह रहा कि फल की इच्छा मत करो, कह रहा फल पे आपका अधिकार नहीं है। तो बहुत फिलोसफिकल नहीं होते हैं, लेकिन मेरा बस ये कहना है कि हाँ, आप अपना अच्छा बेस्ट दो, वहां पे रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। कई बार क्या होता है, आपसे अच्छे बच्चों ने पेपर दिया तो वो आपका क्या नाम है, आपका कट ऑफ में नाम ही नहीं आया, वहां कट ऑफ ऊपर चली गई आपकी, आपने अच्छा किया लेकिन बाकी बच्चे ने आपसे ज्यादा अच्छा कर दिया। लेकिन हाँ, चांसेस, सारा गेम प्रोबेबिलिटी का है। आप मॉक अच्छे से दे रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, अच्छे नंबर आ रहे हैं आपके, तो चांसेस ज्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 100% कुछ नहीं है, चांसेस ज्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप उस दिन कैसा परफॉर्म करते हो, कितने माइंडफुलनेस के साथ आप एग्जाम दे रहे हो, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, नॉलेज है आपकी, तो कुछ ना कुछ आप जरूर कर लेते हो, जो मेरा मानना है। मैंने कोई बच्चा ऐसा नहीं देखा कि हो सकता हो एक बार दिक्कत हो गई हो, दोबारा दे देंगे यार, एक एग्जाम में दिक्कत हो गई हो, दूसरे एग्जाम में दे देंगे। तो ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने कहा ना कि मॉक नहीं दे रहे हो, लिख के देने को तैयार हो, भाई नहीं सिलेक्शन होगा। मॉक दे रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, नाउ देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, आइदर यू विल गेट सेलेक्टेड और यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड। तो दोनों चीज को आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा, पास भी हो सकते हो फिर। लेकिन हाँ, अगर सब कुछ सही है तो चांसेस ज्यादा है पास होने की, आप समझ रहे हो ना। अगर सब कुछ सही नहीं है फिर फेल होने की चांसेस है, लेकिन 100% कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। बट ऑप्शन भी कुछ हमारे पास नहीं है, वी हैव टू डू द हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। सर टफ और कैलकुलेटिव क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, तो उसको बेस्ट अप्रोच क्या होगा करने का? देखो चीजें वही है, मान लो बहुत टफ है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो पहला चीज तो ये कि अगर लग रहा है तो लास्ट में अटेम्प्ट करो उसको, ठीक है भाई। मान लो आपने 2 मिनट 3 मिनट दे भी दिया, उस क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया, और सॉल्व करने के बाद मान लो 3 मिनट में कितने मार्क्स मिलेंगे भाई? एक ही क्वेश्चन के तो मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हो सकता है वही 3 मिनट में आप जीएस के 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर ले जाओ, आप समझ रहे हो ना। तो वो भी एनालिसिस का पार्ट ही है। तो पहला चीज तो ये कि बहुत अगर लग रहा है कैलकुलेटिव है, टफ लग रहा है, तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। पहला चीज तो ये हो गया। सेकेंड चीज भाई देखो, टफ और कैलकुलेटिव मैंने कहा ना कि यार उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन कई बार हेल्प कर देता है, कई बार डिजिटल सम लग रहा होता है वहां पे, कई बार यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लग रहा होता है वहां पे। तो वो सारी चीजें आपको पता होंगी तो वो चीजें हो जाएंगी वहां पे। पर इसका कोई एग्जैक्ट मेथड मैं नहीं कह सकता कि यही अप्रोच होगी अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो। ये जरूर हम कर सकते हैं कि मैंने कहा ना कि लास्ट में करिए आप उसको, प्लस देखिए कि क्या कैलकुलेशन कई बार अवॉइड किया सकती, कई बार नहीं की जा सकती है,
ठीक है ना। अगर मान लो 0.35, 0.75, 0.37, 0.38 दे दिया ना, तो करना ही पड़ेगा आपको वो। और वो एनालिसिस का पार्ट है कि क्या इस एक क्वेश्चन को करके 1 का मार्क्स लूं मैं, या मैं इसको लास्ट में करूं बाकी कर लूं। कई बार होता ना, पता लगा 3 मिनट 4 मिनट लगा दिया। अब ऐसा रीजनिंग बहुत होता है जहां पे सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो ईगो पे आती बात ना यार कि तो सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। अब ईगो पे ले लिया तो अब 3 मिनट लगा दिया, एक क्वेश्चन सही हुआ उसका मार्क्स मिल गया। हो सकता है उसी 3 मिनट में तुम जीएस का 10 क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो ये कि वो कैलकुलेशन का पार्ट है कि भैया 10 सेकंड वेस्ट किया, हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा, आई विल डू इन द लास्ट, ठीक है ना। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे आपको जो करना है। और बाकी मैंने कहा ना कि देखो कुछ और मेथड लग रहा है क्या वहां पे, अगर लग रहा है तो वेल एंड गुड है। और कई बार सब कुछ करने के बाद भी सॉल्व करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट, ठीक है ना। और मैंने कहा डिस्टेंस सब लगता है, लेकिन हर क्वेश्चन में आप लेके, अगर मैं कहूँ सेक्रोसेंट बोल दे कि लगना ही लगना डिस्टेंस, नहीं होगा। आप लेके आ जाओगे सर इसमें तो नहीं लगा था, ठीक है ना, तो वो छोड़ के आ जाओ भाई उसको एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो वो सबके लिए टफ होगा ना, आप अकेले थोड़ी ना हो। द कॉम्पिटिशन विल रिमेन सेम, ठीक है। तो उसके लिए बहुत चिंता करने की बात नहीं है, आप अपने लेवल को वहां तक लेके जाओ, वो हो जाएगी चीजें वहां पे। सर जैसे ज्योमेट्री वगैरह होगी और टेबल वगैरह हो गए, तो बहुत सारे इसके अंदर फॉर्मूला टेबल ये सब याद करने पड़ते हैं, तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए कैसे याद रखें फिर? देखो एक तो इसमें सबसे, जैसे आपने किसी बच्चे को देखा है जब उसको ABCD पढ़ाओ आप, तो कैसे याद करता है उसको, कुछ आप बता सकते क्या, मतलब कैसे लगता है आपको याद रहता है उसको? वो उसको रटता रिपीट करता है। तो रिपीटिशन इज द बेस्ट मेथड इन दिस वर्ल्ड टू रिमेंबर एनीथिंग, ठीक है। अब उसका एक साइंटिफिक तरीका है 1-4-7-30 मेथड, जिसे मैं कहता हूं। आपने किसी चीज को आज पढ़ा, 1 दिन के बाद उसे रिपीट करो, फिर 4 दिन के बाद रिपीट करो, फिर 7 दिन के बाद रिपीट करो, और फिर 30 दिन के बाद रिपीट करो। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये चीज आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि भाई आप, अब उसके मेथड है, चार्ट बना लो, सामने रख लो। कुछ लोग फ्लैश कार्ड बना लेते हैं। आप ट्रेवल कर रहे हो, आपने वो, जैसे मान लो आप स्टूडियो आ रहे थे, जब आपने बना रखे हैं अपने फ्लैश कार्ड, आप बार बार उसको देख रहे हो। अल्टीमेट वही है कि भाई जितना आप उसको रिपीट करोगे उतने चांसेस हैं कि आपको वो याद होगा। जैसे मैंने कहा ना, किसी बच्चा है, आप उसको सुनाते जाओ ABCD, वो अपने आप याद हो जाएगी उसको, कुछ अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं लिख के याद करो, वो भी एक तरीका होता है कि आप उसे लिखो, याद करो, ठीक है ना। पर सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप बार बार उसको, जैसे मैंने कहा ना 1-4-7-30 मेथड, उस पे जाओ आप, वो आपको हेल्प करेगा। दिक्कत क्या आती, ज्योमेट्री आज पढ़े फिर 6 महीने तक पढ़ोगे ही नहीं, तो फिर भूल जाओगे आप वहां पे उसको। तो उसे रिवीजन एक कॉन्टिन्यूअस स्पैन ऑफ टाइम के बाद करते रहो, वो आपको कभी भूलेगा नहीं वहां पे, वो आपको याद हो जाएगा। जैसे सर पेपर में लैंग्वेज कैसे समझे क्वेश्चन का, बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका हम लोग लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। अब ये चीज पेपर में नहीं समझ में आएगी, ये चीज क्लासरूम में समझ में आएगी। आप समझ रहे हो ना, ये आप पेपर में जाके नहीं समझ सकते हो। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि भाई मैथ्स इज अ लैंग्वेज। अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चा मैथ्स को लैंग्वेज तरह देखता ही नहीं है। जैसे मैं कहूं x y का 6 गुना है, अब x और y में क्या रिलेशनशिप आएगा? 6:1। 6:1, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो x बराबर 6y, ठीक है ना। अगर मैं कहूं x y से 6 गुना ज्यादा है, XY से 6 गुना ज्यादा है, तो 7 हो जाएगा। अब 7 हो जाएगा। लेकिन बच्चा यहां पे देखो, अब मैथ्स में जैसे ही ज्यादा वर्ड आ गया, अधिक वर्ड आ गया, प्रॉफिट वर्ड आ गया, तो इसका मतलब होता कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा, ठीक है ना। अब ये कैसे, x y से 6 गुना ज्यादा है, तो x बराबर y, ज्यादा मतलब जोड़ना, प्लस लगा, कितना आधा, 6 गुना, तो 6y। तो x बराबर y प्लस 6y मतलब 7y हो गया। तो अभी क्या हो गया, x y से 6 गुना ज्यादा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको वो चीज समझनी पड़ेगी कि भाई जब अब वो लैंग्वेज क्लास में समझ में आएगी कि मैथ्स को लैंग्वेज, आप समझो भाई कि जो बोल रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, और आप जब उसको लैंग्वेज की तरह देखो, जैसे मैंने कहा ना कि जब भी अधिक, प्रॉफिट, इसका मतलब कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा। जब भी लॉस बोल रहा है, डिस्काउंट बोल रहा है, देखो माइनस हो रहा होगा, कुछ ना कुछ कमी बोल रहा है, माइनस हो रहा होगा। तो इन चीजों को आपको क्लासरूम में ही कर सकते हो, आप एग्जाम में जाके डायरेक्ट नहीं कर पाओगे आपको। तो ये सारी प्रैक्टिस मैथ्स को आप लैंग्वेज की तरह देखो भी। और मैं इसलिए एम्फसाइज करता हूं कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखो तो अंडरलाइन करो क्या बोल रहा है वो। एक्स वाई से 20% ज्यादा है। अब क्या इस लाइन को आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो?
और अगर समझ पाओ इसका मतलब क्या रिलेशनशिप होगा दोनों में, तो ये प्रैक्टिस जो होगी वो क्लासरूम में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तभी हो पाएगी, एग्जाम में जाके नहीं हो पाएगी। तो मैथ्स की लैंग्वेज को आप डिकोड करना चालू करो इन द क्लासरूम रादर देन इन द एग्जामिनेशन। वो इम्पॉसिबल है कि आप सोचो कि एकदम से हम समझ पाएंगे वहां पे। तो प्रैक्टिस यहां करो क्लास में, और आप टीचर को भी बोल सकते हो सर जैसे इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे, सर ने मान लो कोई क्वेश्चन दिया आपको, अब वो लाइन का मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे हो, एक्स वाई से कितने % ज्यादा है। अब कहीं कहीं तो लगता है यार परसेंट ऑफ चेंज वाला लगाते हैं और कहीं कहीं एक्स अपॉन वाई लगाते हैं, तो क्या मतलब अब रट लेते हो आप लोग उसको, लेकिन रटना नहीं है, दोनों एक ही चीज है। मतलब आप समझोगे ना, आप देखोगे तो मोर लेस निकल के वही आएगा भाई, ठीक है ना। अगर मैं कहूं x बराबर 135% ऑफ y, तो अब इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं मैं, x y से 35% ज्यादा है। अगर 135% है भाई, मैं बोलूं किस मैं बैठा हुआ हूं, किसी की हाइट इतनी है, तो एक तो बोलूं मैं कि इसकी हाइट मुझसे इतनी ज्यादा है, और या बोलूं मैं कि ये मुझसे 115% 120% है। दोनों चीजें कही जा सकती है ना, तो दोनों का बेस वही है। लेकिन अब वो लैंग्वेज आप समझ पा रहे हो कि नहीं एग्जाम में, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो उसको आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज को देखो, तभी आप उसको कर पाओगे। देखो मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने तीन ही तरीका है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, थर्ड है पैटर्न समझ जाओ। कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चन पैटर्न बेस होते हैं, जैसे कि ट्रिगो हो गया, अब ट्रिगो में क्वेश्चन पैटर्न बेस है, इस तरीके का आएगा तो यही स्टेप करने हैं, अपने आप हो जाए क्वेश्चन वहां पे आपका, आप समझ रहे हो। एलजेब्रा में क्वेश्चन पैटर्न बेस है कि भाई 3 वेरिएबल दे दिया, एक ही इक्वेशन दे रखी, मतलब 2 वेरिएबल को हमें 0 कर देना है, आप समझ रहे हो कि नहीं। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि यार पैटर्न भी कई बार हमें लर्न करना होता है, और वो पैटर्न जब आप लर्न कर ले तो अपने आप को स्टेप समझ में आ जाते हैं वहां पे। ये 2-3 तरीके से आप इसको पूरा प्रॉपर कर सकते हो। सर जैसे जीके जीएस में हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, वैसे मैथ में हर एक चैप्टर के बनाने चाहिए कि नहीं? शॉर्ट नोट्स में आप क्या बनाओगे, क्या चाहते हो बनाना? जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, उसको बिल्कुल कर उसमें सकते रख हो, डाल दिए। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा ना, कीवर्ड यही लिख लो, कहीं भी ज्यादा दिखाई दे, अधिक दिखाई दे, प्रॉफिट मतलब जोड़ रहा, पक्का जोड़ रहा होगा, तो ये कीवर्ड आप वहां पे नोट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जैसे कि हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमें एक बुक से मतलब क्वेश्चन लगानी चाहिए और भी मल्टीपल सोर्स लगानी चाहिए सर? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार कोई एक स्टैंडर्ड बुक पकड़ो, उसी को मल्टीपल टाइम्स लगाओ रादर देन मल्टीपल बुक्स को एक एक बार लगाओ। मतलब मेरा मानना यह है कि एक बुक को पकड़ो जो आपको लगे सफिशियंट है, ठीक है, वो भी एक डिसीजन मेकिंग का ही पार्ट है, और उसको आप बार बार लगाओ, प्लस मॉक दे दो, आप हो जाएगा इतने में, ठीक है ना। मतलब इसके सिवा मुझे लगता नहीं कि आपको, भाई मोर लेस क्वेश्चन वही होते हैं, लैंग्वेज थोड़ा अलग होती है बस, ठीक है। तो कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक आप पकड़ो, मल्टीपल टाइम्स उसको लगाओ, वहां पे बात बन जाती है आपकी। और सर मैथ को कितना टाइम देना चाहिए? टाइम मतलब आप कैसे पूछ रहे हो, डेली पूछ रहे हो? हाँ सर डेली। देखो आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं टोटल, ठीक है ना। अगर मान लो आप एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर 4 सब्जेक्ट हैं तो फिर अब यहाँ पे तो मतलब अब आप देख सकते हो। देखो इसका सही बताएं तो कोई एक जेन्युइन आंसर है नहीं। हो सकता हो किसी बच्चे की मैथ्स बहुत अच्छी हो तो 1 ही घंटे में कॉन्सेप्ट समझ लेगा, किसी बच्चे की मान लो मैथ्स वीक है उसको 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो मैं कहता हूँ घंटे में मत बांधो उसको, आप ये देखो एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए कि नहीं आए, सब क्वेश्चन में सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, प्रीवियस ईयर कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। ये बेंचमार्किंग होनी चाहिए रादर देन घंटा बेंचमार्किंग हो, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। हो सकता है मैं बोल दूं 5 घंटे, लेकिन 5 घंटा किसी के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है, किसी के लिए बहुत कम हो सकता है। मान लो आपकी इंग्लिश अच्छी है, मैथ्स वीक है, अब इंग्लिश में हो सकता है आप 1 ही घंटे में समझ जाओ नाउन क्या है, और कोई वीक बच्चा उसको लगता है 4 दिन लग जाए नाउन समझने में वहां पे। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। हाउ टू जज, भाई आप कैसे जज करोगे मेरी तैयारी सही चल रही है? एक टॉपिक खत्म करो, परसेंटेज खत्म हुआ, अब जाओ प्रीवियस ईयर पे, क्या मैं सारे प्रीवियस ईयर लगा पा रहा हूं? अगर लगा पा रहे हो दैट मीन्स यू आर गोइंग गुड, नहीं लगा पा रहे हो तो अभी और मेहनत की जरूरत है, उसमें घंटा बेंचमार्क नहीं हो सकता। और कुछ है आपके पास अभी पूछने को? सर कुछ गोल्डन टिप्स आपकी तरफ से? गोल्डन टिप जैसे मैंने आपसे कहा ना कि भाई देखो करना क्या है, सबसे पहले यही पूछो अपने आप से, क्योंकि मैंने कहा ना बच्चे के साथ बहुत सारे मिसकंसेप्शन है,
कई बार वो मिसकंसेप्शन को हवा हम लोग भी दे रहे होते हैं, फैकल्टीज भी दे रहे होते हैं, तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, मैं बच्चे को अगर कहूँ शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है तो कहेगा फैकल्टी अच्छा नहीं है, शॉर्टकट आता ही नहीं है। लेकिन आप रियलिटी में जाके देखो ना, क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है? सारे शॉर्टकट तो मौजूद है, मार्केट में सब कुछ है, क्यों सेलेक्ट? क्योंकि यार शॉर्टकट से पेपर नहीं निकलने वाला। पेपर मैं तो कहता हूं भाई एक्स मान के सॉल्व करो पहले। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो आप शुरुआत करिए एक्स मान के सॉल्व करने से, क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। और शॉर्टकट क्या है? उसी एक्स की जगह मैं एंड रिजल्ट पे आ जाऊं, शॉर्टकट बन जाएगा मेरा वहां पे। आप समझ रहे हो ना? तो मैं इसीलिए बच्चों को कहता हूं कि भाई सबसे पहले आप तैयारी करने आओ तो ये सब दिमाग से निकाल दो। कोई बच्चा शॉर्टकट बोले भाई मुझे नहीं पढ़ना, अभी बाद में देखेंगे, ठीक है ना, आज मॉक पेपर बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जैसे मैंने कहा ना, एक टॉपिक उठाओ, पहले पूरा समझो कितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। फैकल्टी ने करा दिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खुद से करेंगे। हर टाइप को नोट डाउन करो। अब इतने टाइप के क्वेश्चन है, इतने कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, फिर देखो और कॉन्सेप्ट पे ज्यादा समय दो। शुरुआत में आप अगर 1 घंटा मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैं कहूंगा 30, 35, 40 मिनट आप कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान दो। और कॉन्सेप्ट को कैसे, जैसे मैंने कहा ना कि देखो क्या लैंग्वेज समझ में आ रही क्या मुझे इसकी, क्यों सर ने यहाँ पे 7y कर, जैसे मैंने कहा ना ज्यादा है तो क्यों 7y किया, क्यों नहीं 6y किया, क्या मैं समझ पा रहा हूं, क्यों? रटो मत उस चीज को। और जब आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अब आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, फिर आप पाओगे कि आपका चीजें वर्कआउट कर रही हैं। और सबसे अंत में शॉर्टकट की तरफ जाओ। शुरुआत में शॉर्टकट भाई मुझे नहीं काम, तुम जाओ, दूर रहो मुझसे, ठीक है ना। और मैंने कहा अपने आप को नॉइस से दूर रखो। इतनी नॉइसें हैं, ये बुक से कर लो, मेरी बुक अच्छी है, ये किया तो हो गया। यार अगर मैं दिन भर कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, 4-5 चीजें तो आ ही जाएंगी उसमें से ना। मैं दिन भर खड़ा हो जाऊं माइक के सामने और मैं रोज पढ़ा रहा हूं 10 घंटे, तो यार जाहिर सी बात है 2-4 चीजें तो फंसी जाएंगी वहां से। अब मैं कहूँ क्वेश्चन मेरे उससे आ रहा है पढ़ाने से, तो ऐसा तो ही ना यार। आप दिन भर कुछ अगर बोल रहे हो तो बच्चे को क्या लगता है, मैंने कहा ना वो जादूगरी का खेल हो गया है पूरा। वो जादूगरी में उसको मजा भी आ रहा है, पर सिलेक्शन पूछो अपना, कितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं? जो भीड़ है उस भीड़ में सिलेक्शन किसका हो रहा है? तो सिलेक्शन इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जादूगरी से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन आज भी बेसिक वही है यार। अगर कितना भी क्रिकेट एडवांस हो गया, कितना भी T20 आ गया, लेकिन आज भी अगर कोई आता होगा तो उसको बेसिक ही सिखाया जाता होगा कि भाई कवर ड्राइव ऐसे मारते हैं, ये ऐसे करते हैं। तो लॉजिक आज भी वही एग्जाम क्लियर करने का है, बेसिक क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर, देन लगे तो शॉर्टकट। और मैं बेट लगा कह सकता हूं 90% टाइम शॉर्टकट की जरूरत ही नहीं होती है। वो एक गिमिकी खेला गया है कि बस यार एक फॉर्मूला है, इसे रट लो, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। या हो सकता हो भाई होता हो, पर एटलीस्ट मेरी नॉलेज में तो मुझे ऐसा लगता है आप पेपर को सॉल्व करो, शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा ना कि नॉइस से दूर रहो, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से इतना सारा कुछ हो गया ना, बच्चा कंफ्यूज है, करें तो क्या करें। तो उस चीज को आप अवॉइड करो और बेस की तरफ जाओ। समझ रहे हो आप ना? वो बेस से ही आपको एग्जाम की, मतलब कहते हैं ना कि निर्वाणा यही मिल रहा होगा आपको, कि आपका जो एग्जाम क्लियरेंस है वो ऐसे ही मिलेगा बेटा आपको, कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप हो रही होगी कॉन्सेप्ट की, वही तरीके उसी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। और कुछ है? चलो सेशन खत्म नहीं होता, ये हम इस तरह के सेशन करते रहेंगे। अब बच्चों अगर आपके भी कुछ डाउट्स हैं, आपको भी कुछ लगता है कि शायद इन बच्चों के नहीं रहे होंगे वो डाउट, और आपको लगता है कि आपके कुछ ऐसे डाउट हैं जो यहाँ कवर नहीं हुए हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसका आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। हमारे नंबर भी आपको उसमें दे देंगे, आप उस पर कॉल भी कर सकते हो। और जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो वो भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। अल्टीमेट एम क्या है कि आपका सिलेक्शन हो और आप अपने कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से क्लियर करो, जिससे भी कर पाओ, आप जिस भी मीडियम से कर पाओ, और अपने एग्जाम को क्लियर करो। थैंक यू।